आज बात करते हैं राजनीति में वार पलटवार, लेकिन जनता पर दिख रही है महंगाई की मार। आज कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। पार्टी मुख्यालय पर आयोजित पीसी में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि आज मैं महंगाई, पेट्रोल, डीजल और गैस को लेकर के देश की जनता से बात करना चाहता हूं। जीडीपी का मतलब क्या है? जीडीपी का मतलब है गैस, डीजल और पेट्रोल। उन्होंने कहा कि तेल की कीमतें जब बढ़ती हैं तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से आम जनता पर चोट पड़ती है। इस दरमियान उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको पहले सुनवा लेते हैं। डीजल, पेट्रोल ये तकरीबन इकोनॉमी के हर भाग में कहीं ना कहीं इनपुट होता है इसका। तो जब डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, एक तो डायरेक्ट चोट लगती है और एक इनडायरेक्ट चोट लगती है। डायरेक्ट चोट लगती है जो गाड़ी में, स्कूटर में, ट्रक में डीजल पेट्रोल डालता है, उसको डायरेक्ट जेब में चोट लगती है। और इनडायरेक्ट जो लगती है, जब डीजल का, पेट्रोल का दाम बढ़ता है तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ती हैं। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ती हैं तो सब चीज के दाम बढ़ते हैं। और पिछले 7 साल से हमने एक नया आर्थिक पैराडाइम देखा है। एक तरफ डीमोनेटाइजेशन, दूसरी तरफ मोनेटाइजेशन। ये एक तरफ डीमोनेटाइजेशन, दूसरी तरफ मोनेटाइजेशन। और फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा, मोदी जी ने पहले कहा था मैं डीमोनेटाइजेशन कर रहा हूं, और फाइनेंस मिनिस्टर कहती रहती है मैं मोनेटाइजेशन कर रहा हूं। तो जनता ये पूछ रही है कि मोनेटाइजेशन किसका, डीमोनेटाइजेशन किसका? क्योंकि मोनेटाइजेशन हो रहा है तो किसी का तो हो रहा होगा, और डीमोनेटाइजेशन हो रहा है तो किसी का हो रहा होगा। तो मैंने ये आपके लिए, मोदी जी के लिए बहुत अच्छी तरह लिखा है। देखिए, डीमोनेटाइजेशन किसका हो रहा है? किसानों का हो रहा है, मजदूरों का हो रहा है, जो छोटे दुकानदार हैं, मिडिल साइज बिजनेस वाले हैं, स्मॉल बिजनेस वाले हैं, उनका हो रहा है, एमएसएमईज का हो रहा है, सैलरीड क्लास सरकार के जो एम्प्लॉइज हैं उनका हो रहा है, और जो ईमानदार इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनका हो रहा है। अब मोनेटाइजेशन किसका हो रहा है? 4-5 नरेंद्र मोदी जी के जो मित्र हैं, उनको आप 4-5 कह दीजिए, उनको आप हम दो हमारे दो कह दीजिए, जो आप कहना चाहते हैं कह दीजिए। मोदी जी कहते रहते हैं कि जीडीपी बढ़ रही है। फाइनेंस मिनिस्टर कहती है कि देखिए जीडीपी का प्रोजेक्शन ऊपर की ओर है। मैं समझ नहीं रहा हूं भाई, जीडीपी एक तरफ दौड़ रही है और फाइनेंस मिनिस्टर, प्रधानमंत्री कहते हैं जीडीपी बढ़ रही है। फिर बात मुझे समझ आई, जीडीपी का मतलब क्या? गैस, डीजल, पेट्रोल, इनका ये कंफ्यूजन है। और मैं अब आपको गैस, डीजल, पेट्रोल के दाम और जीडीपी किस प्रकार से बढ़ रही है वो तो आज थोड़ा डायरेक्ट बताना चाहता हूं। 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि डीजल, पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, याद है आपको? 2014 में 410 रुपीज सिलेंडर की प्राइस थी जब हमने, यूपीए ने ऑफिस छोड़ा। आज 885 रुपीज सिलेंडर की प्राइस है, 116% इंक्रीज। पेट्रोल की प्राइस 71.5 रुपीज 2014 में, आज 101 रुपया, 42% प्राइस इंक्रीज। 57 रुपीज डीजल, 88 रुपीज आज, 55%, 55% इंक्रीज। अब मजेदार बात यह है कि कोई ये आर्ग्यूमेंट कर सकता है कि देखिए ये तो इंटरनेशनल रेट बढ़ा है, इंटरनेशनल मार्केट पे डीजल, पेट्रोल का दाम बढ़ा होगा, इसलिए हिंदुस्तान की जनता को चोट लग रही है, इसलिए पूरा मोनेटाइजेशन, डीमोनेटाइजेशन का तमाशा चल रहा है। मगर अजीब सी बात यह है कि जब यूपीए की सरकार थी 2014 में, तो 105 रुपीज कच्चे तेल का दाम था, आज 71 रुपीज है।
32% ज्यादा था हमारे टाइम। गैस इंटरनेशनल प्राइस देख लीजिए, हमारे टाइम 880, आज 653, 26% कम। तो इंटरनेशनल मार्केट पे गैस प्राइस, डीजल प्राइस, पेट्रोल प्राइस, ऑयल प्राइस गिर रहे हैं और हिंदुस्तान में बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे जो एसेट्स हैं उनको बेचा जा रहा है। 23 लाख करोड़ रुपए, 23 लाख करोड़ रुपए सरकार ने जीडीपी से कमाया है। जीडीपी वो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं, जीडीपी मतलब गैस, डीजल, पेट्रोल। मेरा सवाल है, ये 23 लाख करोड़ रुपए गए कहां? और जनता को यह पूछना चाहिए कि आपके जेब में से जो पैसा निकाला जा रहा है, छीना जा रहा है, ये कहां जा रहा है? जो हिंदुस्तान के एसेट्स हैं, हमारी कंपनीज हैं, उनको बेचा जा रहा है, डिमोनेटाइजेशन किया जा रहा है, नोटबंदी की जा रही है, जीएसटी आपसे पैसा छीना जा रहा है, किसानों के 3 कानून बने हैं, वहां से आपका पैसा छीना जा रहा है। तो ये जा कहां रहा है? आपके पास नहीं आ रहा, आपके जेब में तो नहीं जा रहा। तो हिंदुस्तान के युवाओं को, जनता को यह सवाल पूछना पड़ेगा कि ये जा कहां रहा है, किसको मिल रहा है ये सब पैसा? नहीं, देखिए, गुस्सा डेवलप हो रहा है, वो तो क्लियर है। मगर दूसरी तरफ जो वो आवाज है, उसको सिस्टमैटिकली दबाया भी जा रहा है। कोरोना का समय है तो हम भी नहीं चाहते कि लाखों लोग सड़क पे निकलें, क्योंकि हम जानते हैं कि उसके दूसरे नतीजे हो सकते हैं। तो हम भी थोड़ा रिस्ट्रेंट शो कर रहे हैं, मगर जनता में जबरदस्त गुस्सा है। आप जानते हो मीडिया पे किस प्रकार से आक्रमण हो रहा है। जो आप लोग बोलना चाहते हो, लिखना चाहते हो, आपको वो करने नहीं देते हैं। इंस्टीट्यूशंस पर दबाव है, पार्लियामेंट में हमें बात करने नहीं देते हैं, डिस्कशन नहीं करने देते हैं। तो माहौल ऐसा है। वी कैन डू दिस ऑन द मार्जिन्स, हम मार्जिन्स में ये कर सकते हैं, बट द मेन थ्रस्ट ऑफ इट, राइट, is the question that 23 lakh crores. See, if the question was that international prices are going up, no problem. But that's not the question. International prices are not going up. 23 lakh crores are being taken by the government of India. It's not a question of what is Chhattisgarh government going to do, Punjab government going to do. The question is, what is happening to these 23 lakh crores? Why are the people being made to pay for this? ये जो 23 लाख करोड़ रुपया है, ये जनता के जेब से निकाल कर ट्रांसफर किया जा रहा है ना। सवाल तो वो है। आप कह रहे हो कि हाँ ठीक है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट क्या करेगी, पंजाब गवर्नमेंट क्या करेगी, मगर सवाल वो नहीं है। सवाल छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट 23 लाख करोड़ नहीं ले रही है, पंजाब गवर्नमेंट 23 लाख करोड़ नहीं ले रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट 23 लाख करोड़ रुपए ले रही है। देखिए, हमारे टाइम क्रूड ऑयल की प्राइस $105 थी, हमारी प्राइस पेट्रोल की 71 थी। मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं है, हमने करके दिखाया। यहां आपके सामने प्रूफ है, देख लीजिए। अच्छी तरह देख लीजिए। तो ये कहने की बात नहीं है, ये रिकॉर्ड है। जब ये 410 रुपए का था, नरेंद्र मोदी आगे पीछे जाते थे, कहते थे मैं इसको कम करूंगा, ये 885 हो गया है। जब ये 71 था, कहते थे मैं कम करूंगा, 101 हो गया। अरे हमारे टाइम तो 71 था। ये तो हमने करके दिखाया है। ठीक है, अगर इसकी प्राइस, अगर ऑयल की प्राइस आज 140 होती तो फिर वो दूसरा सवाल होता। अरे सवाल ये है कि इंटरनेशनल रेट कम हो रहा है और आप प्राइस बढ़ाते जा रहे हो। हमने $105 पे
प्राइस को $71 पे मेंटेन किया था। आप $71 पे आपने प्राइस आपने 101 कर दिया है। मेरे साथ मेरे पैनलिस्ट मौजूद हैं, आपका परिचय कराती हूँ, चर्चा की शुरुआत करती हूँ। देवेंद्र प्रमुख जी हैं मेरे साथ, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी से। इसके साथ ही मनीष कठाना जी हैं मेरे साथ, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। सबसे पहला सवाल देवेंद्र जी आपसे लूंगी। पूरी बयान को आपने सुन लिया, किस तरीके से राहुल गांधी ने आपसे जवाब मांगा है महंगाई के मुद्दे पर। 23 लाख करोड़ का हिसाब आपसे मांगा है और पूछा है कि क्यों जनता को राहत देने की जगह आप आफत उनके गले में डालना चाहते हैं। क्योंकि आप कुछ भी चीज़ महंगी करते हैं, पेट्रोल डीजल को अगर आप महंगा करते हैं तो यकीनन उससे असर आम आदमी की जेब पर पड़ता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, लेकिन असर पड़ता है। काव्या जी, जी मैंने पूरा सुना राहुल जी का और मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने बहुत अच्छे क्वेश्चन उठाए हैं। लेकिन कभी कभार मुझे भी लगता है, मैं मानता हूं एक बड़े नेता का जो बोलने का तरीका है वो शानदार होना चाहिए। लेकिन मैं उनके कई डिबेटर जो होते हैं कांग्रेस पार्टी के, बहुत बुद्धिजीवी तरीके से डिबेट्स करते हैं और बड़ी अच्छी शानदार लड़ाई लड़के राहुल बाबा को बचाते हैं। लेकिन आज उनके बोलने से मुझे लग रहा है कि मैंने 10 मिनट तक जो मैं उठते हुए सुन रहा हूं उनका, वो 23 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं और उसी पर पूरी बात को घुमाकर ले आते हैं और खत्म कर देते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन उन्होंने उठाए 2014 को लेकर कि हमारी सरकार थी 71 का था, इतना रेट था, इतना था। अगर इसमें मैं चर्चा करूंगा तो बहुत समय खराब हो जाएगा। मैं बता देता चाहता हूं कि 2008 और 9 से लेकर 14 तक की चर्चा कर रहे, न कोविड काल था, न वैश्विक महामारी थी, न आपदा थी देश पर, तब भी इससे ज्यादा रेट आप लोगों ने बेचे। आप लोगों ने किया क्या था उस समय, जब आप 100 के प्लस डीजल पेट्रोल, और एक चीज याद और दिलाना चाहता हूं कि आपकी एक सरकार हुआ करती थी दिल्ली में जो प्याज पर ही गिर गई थी। प्याज एक छोटा सा जो है सब्जी का हिस्सा है, उसके 200 रुपए किलो तक के रेट आप लोगों ने लिए हैं। आपकी जिम्मेदारी कहां बनती थी? मुझे हाथ से पर्दा लगता है, कोविड का जिक्र भी किया आपने और सरकार पर सवाल भी उठाए। हम 80 करोड़ लोगों को पिछले 2 वर्ष से आप देख रहे हैं कि किसान भाइयों से अनाज खरीदते हैं, उनके रेट पर खरीदते हैं और फ्री देते हैं। आप वैश्विक महामारी की बात कर रहे हैं, हमने 50 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन किया है, फ्री किया है लोगों को कोविड काल में। आप 23 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं, मैं आपको 50 लाख करोड़ का जवाब दे रहा हूं कि जिस तरह से हमने इसी देश से और यहीं से और इन्हीं लोगों के बीच में से ये संसाधन उपलब्ध किए हैं और इन्हीं को जीवन देने का काम किया है। आप भ्रष्टाचारों में घिरे रहे हैं। 60 वर्षों में अगर भ्रष्टाचारों की लड़ी मैंने शुरू कर दी तो सारी डिबेट खत्म हो जाएगी। मुझे लगता है राहुल बाबा एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कर पाए जिसका मुझे जवाब देना चाहिए। सिर्फ हास्यास्पद हैं, पुरानी बातें हैं। 23 लाख नहीं, अगर आप कहेंगे तो मैं 50 लाख करोड़ की बात कर दूंगा बैठकर चैनल पर, जो हमने इस 2 वर्ष में खर्च किए हैं और हमारी जो उपलब्धि है वो जनता के बीच में है। हमने लोगों का जीवन बचाया है, हमने वैश्विक महामारी में जिस तरह से खुद को बचाया, देश की अर्थव्यवस्था को भी बचाया है। आप लोगों ने जब देश पर शासन किया था, सारे संसाधन थे, सब चीज थी, आपके पास बहुत चीज थी, उसके बाद भी देश जो है बहुत गलत की तरफ गया है और सीमाओं से लेकर हर जगह देश ने नीचा देखा है। अगर 7 वर्ष के कार्यकाल में आपने देखा हो तो देश ने सारी चीजें जीती हैं और कोविड महामारी को भी हमने जीता है। ये हमारे लिए गौरव की बात है, गौरवान्वित करती है। मनीष कटाना जी जवाब दीजिएगा। देवेंद्र जी का कहना है कि आप अभी का हिसाब आप मांग रहे हैं, वो आपको हिसाब देने को तैयार है, लेकिन आपने कोविड के टाइम पे जो राहत सरकार की तरफ से दी गई, फ्री वैक्सीनेशन किया गया, फ्री राशन वितरण किया गया, इन पर भी एक बार नजर फिरा लेते तो आपको 23 लाख करोड़ का हिसाब मिल जाता। तो मैं देवेंद्र भाई को बहुत अच्छा इन्होंने भाषण दिया कि मैं 50 लाख करोड़ का हिसाब दूंगा। मोदी जी अभी तक 23 लाख करोड़ का हिसाब नहीं दे पाए, लेकिन मेरे बड़े भाई के पास 50 लाख करोड़ का हिसाब है। चलो बड़ी खुशी की बात है। बीजेपी वाले बोलने में बहुत अच्छे हैं और ये सिर्फ मोदी जी के बोल हैं और इनके जितने भी प्रवक्ता हैं कि वास्तव में इनका बोलने में कोई तोड़ नहीं है। जिस हिसाब से मेरे भाई ने भ्रष्टाचार की बात करी, मेरे भाई ने 50 लाख करोड़ की बात करी, लोगों का जीवन बचाने की ये बात कर रहे हैं, कोविड की बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से देश में शायद इससे बड़ी महामारी कभी नहीं आई।
और कोविड में जिस तरीके से सरकार ने घुटने टेके वो पूरे देश ने देखा और मीडिया के लोगों ने देखा और मीडिया ने भी देखा। ऑक्सीजन जो हम वर्ल्ड में सबसे बड़े उत्पादक होने के बावजूद भी हम लोगों को ऑक्सीजन नहीं दे पाए। हवा और पानी जो सरकार लोगों को उपलब्ध नहीं करा पाई वो अपनी पीठ थपथपा पा रही है। वैक्सीनेशन की लोग बात कर रहे हैं, आज देश में कितने % लोगों को वैक्सीनेशन ये दे चुके हैं, और उस वैक्सीनेशन पे भी विपक्ष ने एक ही बात कही थी जब इन्होंने हर प्रदेशों में अलग अलग रेट तय किए, प्राइवेटाइजेशन के लिए अलग रेट तय किया और सरकार के लिए अलग तय किया। जब विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया तो इन्होंने वैक्सीनेशन की बात पर दबाव में आकर ये निर्णय किया कि वैक्सीनेशन हमें देनी चाहिए। आप वैक्सीनेशन क्यों नहीं देंगे? क्या लोगों से आप टैक्स नहीं लेते? क्या इनकम टैक्स नहीं लेते? जब लोगों पे आपने 100 गुना टैक्स ले लिया, जीडीपी की बात करें, जीडीपी तो आपने गैस, डीजल और पेट्रोल जिस तरीके से राहुल जी ने बताया कि 23 लाख करोड़ रुपए सरकार की आमदनी हुई है, 20,000 करोड़ रुपए इन्होंने एक पैकेज दिया कोविड के दौरान। एक भी आदमी आके ये बता दे और 20,000 करोड़ के पैकेज को किसको फायदा हुआ? पहली जो नहीं, लेकिन मनीष कटारा जी, देवेंद्र जी के वक्तव्य के दरमियान उन्होंने इस बात को रखा कि हमने लोगों से लेकर के लोगों को ही राहत दी है, क्योंकि सरकार के पास एक ही मात्र साधन है कि लोगों से ही लेंगे, लोगों को ही देंगे, इसीलिए थोड़े दाम बढ़ाए गए, लेकिन महामारी से लड़ने के लिए जरूरी था एक तरीके से। अव्या जी, महामारी के दौरान आपको अच्छी तरह पता है, आपके न्यूज चैनल पे और हर जगह दिखाया गया लोगों में क्या त्राहिमाम था, हॉस्पिटल में कितने वेंटिलेटर उपलब्ध थे, कितने वहां पर बेड उपलब्ध थे, ऑक्सीजन की क्या मात्रा थी, किस तरीके से लोगों ने घुटने अपने सांस रोडों पर जाकर दम फेंका है। पूरी बीजेपी सरकार, चाहे वो केंद्र में हो चाहे वो प्रदेशों में हो, नदारत दिखाई दी। सिर्फ ये मीडिया का शुक्रगुजार है जिन्होंने इसको दिखाने का काम किया, और सरकार थोड़ी बहुत उन्होंने अपनी नींद से बाहर निकली। और ये कोविड की जितनी लहर जिस तेजी से आई, हम भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि उतनी तेजी से चली गई, वरना इस देश में जो त्राहिमाम जो मचा था वो अब सबने देखा है। जितनी देर के लिए भी रही उतनी देर में ही वो बहुत तबाही मचा के चली गई। देवेंद्र जी, आपसे सवाल मैं पूछूंगी, यकीनन आपने कहा कि राहुल गांधी ने कोई जो है वाजिब सवाल आपसे नहीं पूछा, हो सकता है कि आपको वाजिब ना लगा हो, लेकिन देश की जनता को लगा। 105 डॉलर प्रति बैरल के हिसाब से जिस समय पेट्रोल डीजल बाहर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बिक रहा था, उस समय 71 रुपए की कांग्रेस सरकार जो है हिंदुस्तान में पेट्रोल आपको दे रही थी, और 57 रुपए उस समय डीजल का दाम चल रहा था। आज जब मार्केट प्राइस, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मार्केट प्राइस कम हुआ है और हिंदुस्तान में प्राइस जो है वो आसमान छू रहे हैं, इसका क्या तात्पर्य समझा जाए? ये इसलिए मैं पूछ रही हूँ क्योंकि जब आप 2014 की बात कर रहे थे, नारे लगा रहे थे, तो उस नारों में एक नारा ये भी था कि अब की बार महंगाई पर मार और मोदी सरकार। महंगाई पर मार तो दिखी नहीं, क्योंकि आज 25 रुपए आपने फिर सिलेंडर के दामों में इजाफा किया है। आज स्थिति ये है कि 885 रुपए का गैस सिलेंडर मिल रहा है। इसको आप कौन से राहत में गिनते हैं? जरा इस बात को जनता को जरा क्लियर करिएगा। अव्या जी, ये भी अच्छा किया आपने सिलेंडर को भी मुझे याद दिलाया है। मैंने सिलेंडर पर चर्चा नहीं की, लेकिन मैं सिलेंडर, पहले ये बताइए सिलेंडर का जवाब दूं या आपको तेल की ही बात बताऊं कि बैरल के रेट में कहां जा रहा है पैसा? आप तय करिए, मैं उस हिसाब से आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगा। दोनों का जवाब दीजिएगा। दोनों का जवाब लो तो आप सुनिए। और खटाना जी छोटे भाई हैं, बहुत अच्छे वक्तव्य कर रहे हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अब से पहले जो 60 वर्ष का जिक्र आता कांग्रेस का शासनकाल का, एक भयानक समय आपने देखा होगा। अगर किसी घर या परिवार में ना कोविड महामारी थी, ना वैश्विक कोई घटना घटती थी, ना विश्व में कोई घटना घट रही थी, ना कोई आपदा थी, विकसित देश भी समर्थन करते थे, बहुत लोगों से संबंध अच्छे थे, तब भी हम इसी सिलेंडर की, जिसकी आज 825 या 50 की बात कर रहे हैं, 1200 प्लस बेच चुके हैं। और उसमें बड़ी घटना यह घटती थी काव्या जी, अगर आपके परिवार घर में शादी होती थी तो आपके क्षेत्र के एमएलए प्लस एमपी प्लस कोई बड़ा अधिकारी उसमें एक लेटर हेड लगाता था, अगर आपको एक से ज्यादा सिलेंडर चाहिए। मैं पिछली घटना याद दिला रहा हूँ, मैं हमेशा तथ्य के साथ बोलता हूँ। और अगर कोई विधायक आपको एमएलए उसका सिलेंडर का रेट नहीं, पर्चा नहीं लगा रहा, तो आपको 1200 में भी मिलने वाला नहीं है। फिर 1200 से अलग आप 600 रुपए और भी दे सकते हैं। और जिस घर परिवार में शादी या विवाह या कोई इस तरीके की घटना घट रही है, वो क्या कर सकता है, उसकी मजबूरी है, उसने और भी ज्यादा पैसे दिए। और मैं फिर ये कहता हूं कि आप पेट्रोल डीजल पे मैं जवाब दे चुका हूं कि हम फ्री वैक्सीनेशन, फ्री दवाइयां और फ्री खाद्यान्न तो लगा 2 वर्षों से। कांग्रेस सरकार में एक चीज और भी थी,
ठीक है, कि जब आप कह रहे हैं, आपका मैं मैं समझ गई, आपका कहने का मतलब है कि हम राहत दे रहे हैं इसलिए जनता से टैक्स ले रहे हैं ताकि बड़ी तादाद में लोगों को राहत दी जा सके, यही कहना चाहते हैं ना आप? मेरा सवाल नहीं, मेरा सवाल बिल्कुल सीधा सा है कि 110, 101, 107 के आंकड़े पे ले जाकर के कौन सी राहत आप जनता को दे रहे हैं? पेट्रोल डीजल रोजमर्रा की जरूरत है लोगों की, दफ्तर जाने के लिए, मजदूरी पर जाने के लिए लोगों को चाहिए। अगर किसी के पास 2 पहिया वाहन भी है तो उसे पेट्रोल डीजल चाहिए। अभी बीच में जब कोविड चल रहा था, देवेंद्र जी, मैं आपको ये व्यक्तिगत एक राय दे रही हूँ और ये मेरे सामने एक घटनाक्रम हुआ है, उसका उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ। पेट्रोल डीजल के दाम जब 98 रुपए, 99 रुपए पहुंचे, उस दरमियान मेरी जानकारी में कई ऐसे जो है निम्न मध्यम वर्ग के लोग थे जिन्होंने अपनी गाड़ियों पर कवर डाल के उसको बंद कर दिया था और वो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से चल रहे थे क्योंकि इतना महंगा उनको पेट्रोल डीजल पड़ रहा था कि वो आने जाने तक में दिक्कत हो रही थी। उनको 1.5 घंटे 2 घंटे बसेस के लिए खड़ा होना पड़ रहा था, लेकिन उन्हें वो वाजिब लग रहा था, 98 रुपए का पेट्रोल लेना वाजिब नहीं लग रहा था। अब आप जवाब दीजिए, ये किस प्रकार की राहत है? आप एक राहत के नाते पूरे देश को परेशान करके उसको राहत गिन लेंगे? ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका जी, मैं एक चीज नहीं, मेरे सवाल अच्छे लगेंगे आपको क्योंकि आम जनता के सवाल है ये। नहीं मैं लेकिन जवाब नहीं मिलेंगे आपको। आप अच्छे एंकर भी हैं, कोई इसमें कहने की बात नहीं, और दूसरा है कि चैनल भी आपका अच्छा है, तो क्वेश्चन अच्छे होंगे। जो आपने तारीफ करने से सवाल आसान नहीं होने वाले हैं। नहीं मैं तारीफ आपकी कर रहा हूँ, लेकिन देखिए जवाब बहुत शानदार दूंगा, जी दीजिए, आप देखना, तथ्य के साथ दूंगा। 98 आप 98 रुपए की बात कर रहे हैं, 100 की कर रहे हैं, 101 की कर रहे हैं, 101 रुपए तक गया है रेट, ये बात मैं स्वीकार करता हूँ। 107 रुपए। और आप जो है मेरे यहाँ बात कर रहे हैं, बैठ के आज हम चर्चा कर रहे हैं कि भारत में ये स्थिति चल रही है। हम जो अगर भारत का एक सर्वेक्षण उठाकर निकाल लें कि आप अमेरिका से हमारी तुलना कर लीजिए, मैंने अमेरिका का सीधा नाम लिया, मैं ब्रिटेन का नहीं ले रहा, जापान का नहीं ले रहा, विकसित किसी कंट्री का नहीं ले रहा। जो ये हालात थे ना, आपकी नजर में है काव्या जी, आप एक अच्छे एंकर हैं, लोग तड़प गए, तरस गए सुविधाओं के लिए, और मैं ये कह रहा हूं कि खाली पेट्रोल और डीजल के सिवाय, और वो भी महंगे रेट के, और वो भी उससे कम जो अब से पहले इस देश में रह लिया जब महामारी नहीं थी, उस पर भी लोगों को दर्द होता है, उनके पास उससे अलग भी कोई मुद्दा नहीं है। ऑक्सीजन प्लांट्स हैं, ये मुद्दा इसलिए क्योंकि 2014 में आपका नारा था, सारी चीज हमने की है, आपने सब किया होगा, बड़ी राहत आपने सब किया होगा, लेकिन राहत नहीं है ये। हमसे क्या हिसाब लेना चाहते हैं आप? ये राहत नहीं है देवेंद्र जी, राहत नहीं है। जिस अच्छे दिन की बात आप कह रहे थे, ये अच्छे दिन वो नहीं हो सकते। मनीष खटाना जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, अच्छे दिन की जो बात करें तो सबसे पहले तो मेरे भाई देवेंद्र जी के, आप कह रहे थे जब आपने 885 रुपए सिलेंडर की बात करी, और जिस तरीके से इन्होंने मुस्कुराहट के साथ, इतनी खुशी के साथ जो जवाब दिया, ये साफ झलक रहा है कि अगर अच्छे दिन किसी के आए हैं तो बीजेपी के नेताओं के आए हैं। अगर आम आदमी से 885 रुपए की बात करें, 150 करोड़ की हमारे देश की आबादी में कितने लोग सिलेंडर यूज करते हैं, और 885 रुपए कैसे उनकी जेब से निकलते हैं। आप बार महामारी कोविड का नाम ले रहे हैं। 2014 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और आदरणीय मोदी जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि अगर मेरे आने से, अगर मेरी किस्मत से पेट्रोल डीजल के दाम में कमी आ रही है, तो ये मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि मेरी किस्मत देश के साथ है। आज मैं सवाल करता हूं कि आपकी किस्मत कौन से देश के साथ है? पहली बात। दूसरी बात, हर व्यक्ति को 15 लाख रुपए देंगे। इनके गृह मंत्री जी ने, अमित शाह जी ने कहा ये तो एक जुमला था। तीसरी बात, इन्होंने बुलेट ट्रेन की बात करी, स्मार्ट सिटी की बात करी, इन्होंने 2 करोड़ रोजगार की बात करी। ना तो रोजगार किसी को मिला, ना किसी ने बुलेट ट्रेन देखी, ना किसी के पास 15 लाख रुपया। ये कोविड की बात नहीं कर रहा, ये 2014 की बात कर रहा हूँ। मेरे बार बार कोविड की बात कर रहे हैं। अगर कोविड में इन्होंने एक भी काम किया, कितने हॉस्पिटल, कितने वेंटिलेटर, कितनी दवाइयां, क्या इन्होंने दिया? इनके पास 20,000 करोड़ का पैकेज कहाँ गया? 23 लाख करोड़ जो इन्होंने कमाए वो कहाँ गए? और अब मात्र 6 लाख करोड़ के लिए देश की संपत्ति को बेचने के लिए, चाहे उसमें रेल हो, सड़क हो, बिजली हो, मतलब ये इन्होंने एक ही बात कही, 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। अगर 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, नहीं, तो यहाँ पर मनीष जी सवाल उठता है, मनीष जी यहाँ पर एक गंभीर सवाल उठता है, क्योंकि बार बार देवेंद्र जी जो बात कर रहे हैं वो कोविड काल की याद दिला रहे हैं।
कोविड काल में देवेंद्र जी जो मेडिकल टीम थी, जो एक्सपर्ट थे, उन्होंने हिदायत दी थी कि एक अच्छा फूड आपको चाहिए, एक प्रॉपर मील आपको चाहिए जिसमें सारे विटामिन आपको मिल सके। इस समय जो स्थिति आपने महंगाई की कर रखी है, उस हिसाब से तो मुझे नहीं लग रहा है कि किसी को प्रॉपर मीलिंग मिल पाएगी, किसी की अच्छी भोजन की व्यवस्था हो पाएगी, क्योंकि आय किसी की नहीं बढ़ी है, आय किसी की नहीं बढ़ी है, खर्चा सबका बढ़ा हुआ। मैं पिछली बार भी कह चुकी हूँ कि जो बचत शब्द था मनीष जी, इन्होंने आम जनमानस की डिक्शनरी से वो शब्द ही बाहर निकाल दिया है। प्रॉपर मीलिंग किसी की नहीं हो सकती, प्रॉपर खर्चा किसी का नहीं हो सकता, क्योंकि 500-600 रुपए तक सिलेंडर था तो 200 रुपए बच रहा था, जो 850 रुपए आप ले रहे हैं उसमें कम से कम कुछ राशन पानी आ जाता था। राशन पानी के दाम भी आप देख लीजिए कि कितने आसमान छू रहे हैं। मनीष जी, अगर यही हालात रहे तो क्या जनता भूखे नहीं मरने वाली है? नहीं, जनता भूखे मरने वाली नहीं है, जनता बेचारी भूखी मर रही है। आप देखिए कि पेट्रोल के अंदर 42% का इजाफा, डीजल के अंदर 55% का इजाफा, गैस की बात करें तो उसमें आप देखिए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्या आदमी की, क्या जो आदमी बिजनेस करते हैं, जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, क्या उनकी भी कमाई के अंदर, आय के अंदर 42, 55 या 10% का इजाफा हुआ? नहीं। उन लोगों की नौकरियां गई हैं, उन लोगों की सैलरियां कटी हैं। अगर देश में कोविड के अंदर, कोविड के अंदर एक भारत सरकार ने एक बहुत अच्छा काम किया, ये वाकई सराहनीय है। अगर देश में किसी व्यक्ति की संपत्ति बढ़ी है, अगर किसी का जीडीपी वास्तव में ग्रोथ हुआ है, तो वो हम और हमारे दो अडानी और अंबानी की जितनी संपत्ति उनकी देश में 70 साल में नहीं बढ़ी, वो सिर्फ 2 साल के कोविड टाइम में बढ़ी। अब 3 कृषि कानूनों पे बात करो, आज किसान कब से आंदोलन कर रहे हैं, अगर कोई उनकी सुनने की, क्योंकि वो सीधा फायदा अडानी और अंबानी को देना है। मेरे देवेंद्र जी कह रहे हमने किसानों को फायदा दिया, किसानों का अनाज खरीदा, वही अनाज मुफ्त में बांट रहे हैं, तो किसानों को तो लाभ हुआ उनके अनुसार जो उन्होंने कहा। अब यदि कहाँ बढ़ रहा है, कहाँ मुफ्त बांट रहे हैं? देखो मेरी बात सुनो, 15 लाख रुपए आपके खाते में आए, आपने बुलेट ट्रेन देखी, आपने स्मार्ट सिटी देखी? नहीं देखी। तो वो जो अनाज बट रहा है वो किताबों में बट रहा है। अभी यूपी के अंदर ये इनके पास की काम है, बोलो जय श्री राम, काम ना दाम, बोलो जय श्री राम। इसके बीजेपी के पास कुछ नहीं है। अभी सबसे बड़ा घोटाला ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं। ठीक है, अब मैं देवेंद्र जी के पास जा रही हूँ। देवेंद्र जी, आप लगातार एक बात कह रहे हैं मुझसे कि महंगाई हुई है, लेकिन हमने जनता को राहत दी है, जनता को राशन दिया है। आज मैं आपसे एक बार फिर पूछ रही हूँ, इससे पहले भी एक बीजेपी पैलेस से मैं पूछ चुकी हूँ, उस राशन में क्या क्या है? मुझे इस बात की जानकारी है, अगर आप गलत बोलेंगे तो मैं सही बता दूंगी, लेकिन मैं फिर पूछ रही हूँ क्या कुछ है उस राशन के जो पैकेज बनाया गया है, जिसका वितरण हो रहा है? काव्या जी, मैं सबसे पहले स्पष्ट करूंगा और आपको बधाई देना चाहता हूं कि जिस तरह से आपने कवरिंग फायर मनीष भाई को दी है, उसके लिए आप बधाई की पात्र हैं, क्योंकि कई चीज जो है वो मनीष जी को याद नहीं थी। और अच्छा लगा मुझे भी कि आपने भी आज एंकर की भूमिका। उनके कार्यकाल की मैं तुलना नहीं कर सकती ना, उनको गए हुए 7 साल हो गए केंद्र से, उनको उनकी तुलना में क्या करूंगी? कुछ करना चाहिए। एज आप हमारे जज बनकर बैठे हैं, आपको डिसीजन देना, हमारी बहस चल रही है उस पर, तो कहीं ना कहीं मेरा काम सवाल उठाना नहीं है, मेरा काम सवालों का जवाब लेना है। सवाल उठाने का काम आपका है, आप उठाइए उन पर, मेरा काम थोड़ा है। और मैं सवाल उठाऊंगी भी तो मैं सत्ता से उठाऊंगी, जो मेरी जिम्मेदारी है। मेरा काम सरकार से सवाल पूछ रहा है, विपक्ष से क्या पूछूं मैं? वो तो ऐसे विपक्ष में बैठा हुआ है, उसको तो मैं एहसास दिला सकती हूँ। जो गलत सवाल होगा हम तो धन्यवाद करते हैं, कम से कम आपने मैं एक चीज और क्लियर करता हूँ, अपने क्वेश्चन को किसी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा रोज का काम बनी हुई है और मुझे अपनी सरकार की बात, जो अपनी स्टडी अच्छे से याद है और मैं सच्चाई के साथ डिबेट करता हूँ। आपने राशन किट पर सवाल उठाया है, राशन किट में कई बार बदलाव हुआ है। जब कोविड काल चरम पर था तो उस किट का अलग रूप था, उसमें चावल था, दाल थी, चीनी थी, अनाज था, तेल था, जितना घर में यूज होने वाला सामान है सारा कुछ था। लेकिन जब कोविड काल कम हुआ धीरे-धीरे, तो आज आप गलत पैकेज बता गए मुझे पर यूनिट। देखिए आप मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, आप गलत कर लेना, जब आप साबित करोगे मैं मानूंगा। आज पूरे यूनिट के हिसाब से, एक यूनिट घर यूनिट के हिसाब से अगर आपके कार्ड में 4 यूनिट हैं तो 20 किलो अनाज आपको तय है, जिसमें आप चावल और गेहूं दोनों चीज जिसको बोलते हैं आप
ले सकते हैं किसी भी सरकारी सस्ता गल्ला की दुकान से। आपको पूरा मिलेगा, कोई 1 इंच नहीं काट सकता। और मैं आपको किट की जो बात याद दिलाई है काव्या जी, आप उसी पर कह रहे थे, मैं उसी दौरान की बात कर रहा हूँ, इस दौरान कोविड काल था। ये किट पूरे देश में इसी तरह थी जैसे मैंने याद दिलाई है, लेकिन आज की जो किट है उसमें गेहूं और चावल 2 चीज हैं, तीसरी नहीं है, ये भी स्पष्ट कर रहा हूँ। अब बताइए आप मुझे क्या क्वेश्चन है। अब आपको मैं एक बात बताती हूँ कि जाकर के जरा जमीनी स्तर पर, ये मेरा आपसे विनम्र अनुरोध के साथ है कि जमीनी स्तर पर जाकर के जरा जांच करवाइएगा। आधे से ज्यादा लोगों को ये किट अब नहीं मिल रही है, पहली बात। अब दूसरी बात मैं आपको बताती हूँ, जिस कोविड काल की किट की आप बात कर रहे हैं, इसका भी आप डेटा चेक करवा के आइए। आधी जगहों पर न शक्कर मिली है। मैं आपको बताती हूँ कि उस किट में क्या क्या लोगों को मिला है, क्योंकि वो किट भी मैंने देखी है। उसमें गेहूं था, उसमें चावल था, 1 किलो चने की दाल थी। गलत आंकड़ा तो नहीं दिया? ये किट में मैंने देखा है, जो मिला है वो किट मैंने देखी हुई है। आप अगर बात कर रहे हैं इसमें चीनी चाय पत्ती गिना रहे, तो वो स्टार्टिंग में मिली, उसके बाद वो नहीं मिली। वर्तमान स्थिति भी मैंने आपके सामने रख दी कि ऐसा कुछ नहीं मिल रहा, आप जाकर के जांच करा सकते हैं। अब मुझे बात बता दीजिए सिलेंडर की। 250 से ज्यादा रुपए का इजाफा देवेंद्र जी हो चुका है, और यकीनन मेरी चिंता उन आम लोगों के लिए है, उन गरीब तबके के लोगों के लिए है, जिनके लिए आप उज्ज्वला योजना के साथ आप जनता के सामने आए थे और आपने कहा था कि हम इस देश की माताओं को, बहुओं को उस काले धुएं से बचाना चाहते हैं, जिससे उनको काफी दिक्कत हो जाती है, कई बीमारियां हो जाती है। आज 885 रुपए का सिलेंडर है। जरा आप मुझे बताएंगे कि कौन सा ऐसा गरीब तबके का परिवार है जो उसकी रिफिलिंग करा पाएगा, या एक बार केवल योजना का आगाज करने के लिए आपने लोगों को जो है वो गैस सिलेंडर और चूल्हा दिया था? देखिए, आज भी हम पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं और हम चाहते हैं कि हर उस देश के नागरिक को जो गरीबी रेखा से नीचे है, जिसको ज्यादा जरूरत है, जितना हम लाभ दे सकें। हमारी सरकार जो है प्रयासरत है बिल्कुल पूरी तरह से और प्रयास कर रही है। रही बात ये सिलेंडर की बात, मैं इस पर फिर दोबारा नहीं दोहराना चाहता, मैं पहले दोहरा चुका हूँ कि क्या स्थिति रही है। स्थिति रही है से मुझे मतलब नहीं है देवेंद्र जी। अगर स्थिति वही यथा स्थिति हमको रखनी होती तो सत्ता में कांग्रेस होती, आप नहीं होते। आपको दूसरी बार हमने चुना, प्रचंड बहुमत के साथ चुना। मैं इसीलिए कह रही हूँ कि मैं कांग्रेस से सवाल पूछती, अगर आपका कार्यकाल अब शुरू हुआ होता और ये पिछली बार सरकार में होते, पिछली बार भी सरकार में आप थे और इस बार हमने दोबारा आपको प्रचंड बहुमत की सरकार के साथ आम जनता ने जनमानस से बैठाया है, तो क्यों मैं आपसे जवाब ना मांगू? आप ही से जवाब मांगूंगी मैं। 885 रुपए एक मजदूर कैसे भरवाएगा अपना गैस का सिलेंडर? और सब्सिडी भी की अगर आप बात करें तो सब्सिडी के बाद भी उसका दाम अब ऐसा नहीं कि उसमें सब्सिडी लगे कहीं से। ये भी आपने अच्छा किया, ठीक है, मैं आपकी बात को उसको स्वीकार करता हूँ कि आप जो है मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं, और आज आप तेल पर और गैस की सिलेंडर पर, 2 चीजों पर, डीजल पेट्रोल की जो मेन बात है उसी की बात चर्चा हो रही है। लेकिन मैं इस चर्चा को आप कैसे भूल सकते हैं कि जो आज स्थिति है देश की, ये दैहिक आपदा नहीं है। दैहिक आपदा होती है नेताओं की चोरी, सरकार का कमजोरपन, सरकार की कमियां, ये दैविक आपदा है। ये ईश्वर के यहाँ से बनाई हुई प्रकृति की आपदा है जिससे हम लड़ रहे हैं। आप हमसे जरूर, देखिए आपका अधिकार है, आप हमसे हर चीज का सवाल जवाब मांगो, लेकिन इस चीज को जोड़ के रखिए कि हम दैविक आपदा से भी जूझ रहे हैं। जिस बीमारी से, जिस लड़ाई से हम लड़ रहे हैं, और उसके बाद भी पूरी तरीका से अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। पूरे विश्व ने हमारी तारीफ की है, माननीय प्रधानमंत्री जी की तारीफ की है, ये छोटी बात नहीं है। कोविड काल में कांग्रेस कहती थी वैक्सीनेशन को लेकर, इसमें मत लगवाइए वैक्सीनेशन, ये बीजेपी का वैक्सीनेशन है, इसमें दिक्कत होगी। 6 करोड़ वैक्सीनेशन इन लोगों ने खराब कराई। क्या लोकतंत्र में यही जिम्मेदारी बनती है इनकी? क्या विपक्ष की यही जिम्मेदारी मैंने भी कहा था, जब लोगों की जान जा रही थी कि वैक्सीनेशन किसी पार्टी ने नहीं बनाई है, ये वैज्ञानिकों के द्वारा बनाई गई है, और इसका आप इस्तेमाल करिए ताकि जल्द से जल्द हम इस आपदा से राहत पा सके। दोषपूर्ण राजनीति थी, लगातार कह रही हूँ कि दोषपूर्ण राजनीति थी वो, मैं खुल करके कह रही हूँ दोषपूर्ण राजनीति थी, चाहे वो सपा की तरफ से बयान आया हो चाहे कांग्रेस की तरफ से बयान आया हो। कांग्रेस ने देश की एकता और अखंडता पर सवाल उठाया हमेशा, कभी कोई नष्ट पर सवाल नहीं उठाया। ठीक है, ठीक है। मनीष खटाना जी, दैहिक आपदा नहीं है, ये दैविक आपदा है, और इस कारण जो है लगातार प्राइसेस बढ़ रहे हैं। कोई नेता इनकी चोरी नहीं कर रहा, कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं है, और ना इनकी नीयत खराब है, लेकिन कुछ स्थितियां, परिस्थितियां ऐसी बन रही है कि लगातार दाम बढ़ रहा है। आपदा में अक्सर अगर किसी ने ढूंढा है तो भारतीय जनता पार्टी ने ढूंढा है।
भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। कुंभ के मेले के अंदर अभी अभी पूरा ऑनलाइन रिपोर्ट, कैग की रिपोर्ट आई है कि 2100 करोड़ रुपए, 21,000 करोड़ रुपए का घोटाला, चाहे वो शौचालय को लेकर हो, चाहे टेंट को लेकर हो, चाहे वहां वो तो सारा भी नहीं है इतना बजट, हटाना जी। अभी की रिपोर्ट आई है और उसके बाद वो तो सारा भी नहीं है इतना बजट जितना आपने नाम ले दिया। मैं तो देवेंद्र भाई से बात से बड़ा सहमत हूँ कि कम से कम ये थोड़ा सा, ज्यादा तो नहीं मानते पर थोड़ी सी बात को मान लेते हैं, लेकिन उसके बाद घुमा देते हैं। और ये बार बार कोविड 2014 से आपकी सरकार है। अगर जीडीपी की बात करें तो 2020 से पहले जीडीपी बिल्कुल गिर चुकी थी, माइनस में पहुंच चुकी थी। पहली बात ये कोविड से पहले की बात। दूसरी बात, जब फरवरी के अंदर 2020 के अंदर महामारी आई, क्या आदरणीय मोदी जी को नमस्ते ट्रंप करना जरूरी था? इस बार जब महामारी आई, क्या कुंभ का मेला आपको लगाना जरूरी था? सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति करने के लिए देश को आपने जिस तरीके से गड्ढे में डाला है, जिस तरीके से देशवासियों ने आपको झेला है, और जिस तरीके से आप 885 रुपए सिलेंडर, पेट्रोल डीजल की अकेली मार नहीं है। जब आप ट्रांसपोर्टेशन महंगी होती है तो महंगाई हर चीज की बढ़ती है। एक तो सबसे पहले आपके टैक्स ने मार दिया, उसके बाद आपकी महंगाई ने मार दिया, उसके बाद बेरोजगारी। आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है हिंदुस्तान में। आप एक भी इंडस्ट्री अगर हिंदुस्तान में कहीं पर लाकर लगाए हो, कोई इन्वेस्टमेंट कोई हिंदुस्तान में आई हो तो बता दीजिए। आप बेच रहे हो, आप सड़क बेच रहे हो, बिजली बेच रहे हो, एयरपोर्ट बेच रहे हो। मेरा क्वेश्चन है, ये क्या कोई भी व्यक्ति लुटती हुई या कोई लुटती हुई कंपनी जो घाटे में चल रही है, या जिस जहाज में छेद है, कोई उस जहाज को खरीदता है? अगर ये सारे घाटे के सौदे हैं तो इनको खरीद कौन रहा है? और जो ये खरीद रहा है वो प्रॉफिट में कैसे? इसका मतलब सरकार चलाने में फेल है, इसलिए आप सब चीजों को बेच रहे हो। क्योंकि जो खरीदार है, देश में ऐसा कोई व्यक्ति है जो घाटे का सौदा लेगा? अगर ये घाटे का सौदा है तो वो खरीद क्यों रहा है? और होता है तो आप बेच क्यों रहे हो? मुझे इस चीज का सीधा सीधा बता दो आप कि अगर ये घाटे का सौदा है। क्योंकि ये आरोप आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान राहुल गांधी ने भी लगाया कि आप देश के एसेट्स को बेच करके, किराए पे रख करके पैसा बस कमा रहे हैं। आम जनमानस से आप जो है टैक्स के नाम पर जमकर वसूली कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दामों के नाम पर, रसोई गैस के नाम पर वसूली हो रही है, तेल के नाम पर वसूली हो रही है। और अब जो सरकारी संपत्तियां थी, हमारी जो एसेट्स थी, या तो आप उनको बेच रहे हैं या तो किराए पर दे रहे हैं, उसके बावजूद आप वहां से भी इनकम जनरेट कर रहे हैं अपनी, लेकिन जनता को राहत नहीं दे रहे हैं। एक चीज मैं क्लियर करता हूँ, ये नेशनल मुद्दा है काव्या जी, और इसमें शब्द का जो है चयन करना थोड़ा ठीक रहेगा। बेचने की बजाय अगर इसका निजीकरण बोला जाए तो लोग अच्छे से समझेंगे। बेचने का मतलब होता है कि आप जो है अपनी चीज को कहीं पाकिस्तान ना बेचिए या चाइना ना बेचती हो। निजीकरण है, देश का हिस्सा देश में है। स्विस बैंक भरे जाते थे अब से 60 साल पहले, अब नहीं भरे जा रहे। तो बेचने में और निजीकरण में अंतर है। अगर किसी कंपनियों में कहीं निजीकरण की जरूरत है और सरकार वहां निजीकरण कराने की कोशिश कर रही है तो पारदर्शिता है। ये कोई वडेरा जी की जमीन नहीं है जो हरियाणा में खरीदी जा रही है और जिसमें सीधे सीधे दोषी आते हैं कि दामाद जी के नाम से घोटाला मशहूर हुआ था, पूरे देश में हुआ था। ये बीजेपी है, ये भारतीय जनता पार्टी है। एक नेता आप इसमें दागी नहीं ढूंढ सकते। अगर निजीकरण होगा तो वो स्पष्टीकरण के साथ होगा और वो देश के हित में होगा। कहीं भी बेचने की बात कहीं से कहीं तक इस पर लागू नहीं होती और ना ऐसा किया जाएगा। मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं इसमें। और रही बात अडानी की और बात अंबानी की, तो जब सोनिया जी, मनमोहन जी सरकार हुआ करती थी तो यही अंबानी जी सोनिया जी के साथ नाश्ता भी करते थे, खाना भी खाते थे, उनके निवास पर भी जाते थे। लेकिन मोदी गवर्नमेंट में ऐसा नहीं हो रहा। ये माननीय मोदी जी के साथ खाना लंच नहीं खा रहे, ये डिनर के आप इनके फोटो चेक करा लीजिए। हम तो हमारे दो का क्या फॉर्मेट है? आज क्या दागी हो गई है? आज ये देश के व्यवसायी नहीं रहे। आज देश की आर्थिक जीडीपी स्थिति में इसीलिए मैं आपसे जानना चाह रही हूं, नहीं रही। ये हम दो हमारे दो वाली क्या नीति है? राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा आप जो कह लीजिए, उनके मित्र कह लीजिए, चाहे हम दो हमारे दो कह लीजिए। ये क्या क्या मतलब था इसका? ये क्वेश्चन तो शायद मुझे लग रहा है खटाना जी से होगा। नहीं आप ही से है, आपको, क्योंकि आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी। देखिए हम दो हमारे दो, क्वेश्चन तो उनका है। वो इस तरीके से उनकी सोच हो सकती है क्योंकि आज उन्हें हम दो और हमारा तो बुरा लग रहा है। जब इमरजेंसी में नसबंदी हुई थी वो चीज, वो घटना भूल गए।
जब लोगों को जबरदस्ती ऑपरेशन करा करा कर चलिए उनके ठीक परिवार है। खत्म कर खटाना दिए थे। साहब, खटाना जब- साहब, ये जब जानबूझ के कहा बात कि को हम घुमा तो के ले हमारे गए, तो वाली जानबूझ नीति के बात को आज घुमा के कैसे ले दर्ज गए, कर रही है? जानबूझ के बात को घुमा के ले आपसे- गए। आपसे आज ये- राहुल गांधी ने आपसे कहा 40 वर्ष आज पहले राहुल गांधी ने क्या कहा लगा कि था आपको मोनेटाइजेशन और डिमोनेटाइजेशन इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वर्तमान राजनीति में, लेकिन समझ ये नहीं आया कि मोनेटाइजेशन हो रहा है कि डिमोनेटाइजेशन हो रहा है। उन्होंने कहा डिमोनेटाइजेशन हुआ, लेकिन मध्यम वर्ग का हुआ, निम्न मध्यम वर्ग का हुआ और निम्न वर्ग का हुआ, और कुछ लोगों का केवल मोनेटाइजेशन हुआ। वो उनको आप चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मित्र कह लीजिए, चाहे हम दो हमारे दो कह लीजिए। ये हम दो हमारे दो का क्या मतलब था यहाँ पर? काव्या जी, हम दो का मतलब है पूरा देश जानता है। अगर देश की राजनीति में आज के समय में सिर्फ दो ही व्यक्ति हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी। हम लोग का मतलब है मोदी जी और मनीष अमित जी, मैं शाह आपको और यहाँ हमारे। रोकूंगी क्योंकि ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद मैं आपकी बात को पूरा करूंगी। यहाँ रुकूंगी, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होती हूँ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देवेंद्र प्रमुख जी मेरे साथ बने हुए हैं, लगातार उनसे चर्चा कर लेती हूँ। देवेंद्र जी, एक सवाल मेरा अब आखिरी भी रहेगा, क्योंकि जीडीपी को लेकर के राहत भरी खबर सामने आ चुकी है। अब एक आश्वासन, क्या जल्द जनता को राहत मिलेगी? क्योंकि सब कुछ पटरी पर आना शुरू हो चुका है। तो हम ये माने कि पेट्रोल डीजल के दामों की बात हो, चाहे गैस सिलेंडर के दामों की बात हो, इसमें राहत आएगी? क्योंकि कल खबर आई कि जीडीपी थोड़ी बेहतर स्थिति में गई और आज आपने 25 रुपये बढ़ा दिए सिलेंडर पे। तो ये तो ना माने कि स्थिति बेहतर होगी तो जनता की आफत बढ़ेगी। नहीं काव्या जी, आपने अच्छा क्वेश्चन किया है कि जीडीपी के बाद जो है वो खबर कैसी आएगी। निश्चित राहत भरी आएगी और शानदार आएगी। ये हम सबके लिए खुशी का अवसर है। और मैंने सबके लिए इसलिए बोला है कि पूरा राष्ट्र जो है, पूरा देश चाह रहा है कि इस संकट काल से हम निकल कर अपनी लाइन पर आए। हमारा सबका एक ही ध्येय है कि सुशासन के साथ साथ विकास के मामले में भी हम ऊंचाइयां छुएं। और आपने देखा कि पीछे से कुछ स्थिति जो है अब सुधरनी शुरू हुई है और आज विश्व के पटल पर हम अच्छी जगह खड़े हैं। और आने वाले समय में निश्चित जीडीपी भी बढ़नी है और महंगाई से राहत मिलेगी। मैं गारंटी के साथ आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार प्रतिबद्ध है और पूर्ण विचार से, पूर्ण तरह से प्रयास कर रही है कि हर चीज को कंट्रोल किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद देवेंद्र जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। देवेंद्र प्रमुख जी बीजेपी प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े थे। यकीनन एक आश्वासन उनकी तरफ से दिया गया है कि तस्वीरें जल्दी बदलेंगी, लेकिन तस्वीरों को बदला हुआ तब माना जाएगा जब आम जनमानस के हाथ पेट्रोल डीजल के दामों तक आराम से पहुंच सके और घर का रसोई गैस का सिलेंडर भरवाते समय उनको बजट के बारे में ना चिंतन करना पड़े। तो इसे राहत मानी जाएगी, और कभी राहत सरकार की तरफ से दी जाती है, देखने वाली बात